जय हिंद दोस्तों, टीचिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सी टेट में जो पूछा गया क्वेश्चन है प्रत्येक ईयर बाय ईयर हम लोग देखते चलेंगे। आज से हम लोग शुरू किए हुए हैं। इसमें से आज मेरे द्वारा एसएसटी में जो पूछा गया क्वेश्चन है 2024 का 60 क्वेश्चन, उसमें से आज 30 क्वेश्चन को देखने का कोशिश करेंगे। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। प्रत्येक दिन आप लोग का जो पूछा गया क्वेश्चन है वो आप लोग को हमेशा यहाँ पे मिलेगा। देखिए, सबसे पहले 2024 में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, हमेशा यहाँ जो सी टेट में जान रहे क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्टेटमेंट, कथन, कारण यही रहता है सबसे ज्यादा। फैक्चुअल क्वेश्चन जो हर स्टेट में या फिर कोई भी राज्य के स्टेट में पूछा जाता है उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। उसको हम लोग आसान भाषा में देखेंगे। जो आप लोग का एक बार देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आएगा तो नहीं भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले पूछा गया क्वेश्चन है वो क्या, पहला नंबर वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पे कथन और कारण में पूछा गया है। कथन ये बोलता है और कारण, आप लोग पहले कथन ये आप लोग का जान रहे होंगे या पहले आप लोग समझ चुके होंगे। ए और आर देता है तो ए हो गया कथन और दूसरा हो गया कारण। ये समझिएगा, कथन और कारण में देता है क्वेश्चन। और स्टेटमेंट में देता है ए सही है, बी सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें से लिखा क्या है कि 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए तुरंत। ये हमारा कथन हो गया। कथन में क्या बोला, क्या 1960 में, कब, 1960 में द्विभाषी मतलब दो भाषा, मराठी और गुजराती। क्या भाषा बोल रहे हैं? मराठी और गुजराती। मराठी के लिए अलग और गुजराती के लिए अलग, दो भाषा हो गया। और दो भाषा के लिए दो राज्य की मांग उठने लगा। कब की बात है? 1960 की। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्या ये सही है? फिर अगला देखते हैं। 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए, पंजाब जो है पंजाबी भाषा के लिए, और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए। आप लोग को बताइए, क्या ये दोनों कथन ए और कथन कारण दोनों सही है, या एक ये सही है या बी सही है या दोनों गलत है? ये हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बताइए, देखिए ये दोनों का दोनों ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ए भी सही है और ये भी सही है। मतलब ये और दो बी दोनों सही है। लेकिन क्या ये जो है बी के लिए कुछ क्या बोला जाता है, पीछे से कुछ बल दे रहा है? तो नहीं, मतलब जुड़ाव हो रहा है कथन ये और बी का। जैसे ये बोल रहा है अलग स्टेटमेंट दे रहा है और ये अलग स्टेटमेंट दे रहा है। ये बोल रहा है 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग राज्य रूप में बांटा गया। तो जी हाँ, सही है, 1960 में। देखिए, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, जान रहे ना? 1 मई को। और 1 मई 1960 को, कब? 1 मई 1960 को ही ये राज्य बना था, दो भाषा अलग अलग। ये मेरा ट्रिक था, हमेशा बार बार आता है ना क्वेश्चन कि बंबई कब बना या गुजरात कब बना। तो बंबई प्रांत पहले
ए बंबई था। जान रहे हैं, बंबई से दो राज्य निकले, कौन? तो मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात। बंबई से महाराष्ट्र और गुजरात कब निकला? तो 1 मई 1960 को। चलिए सही है। महाराष्ट्र हो गया मराठी लोगों के लिए और गुजरात हो गया गुजराती लोगों के लिए। सही है। बी, 1966 में बोला है पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ। पंजाब हो गया पंजाबी लोगों के लिए और हरियाणा हो गया हरियाणवी भाषा या हिंदी भाषा लोगों के लिए। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन और कारण दोनों अगर बोला जाए तो मिलाप नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। कारण यह है कि कथन, देखिए ए में दिया हुआ दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, दोनों सही है, लेकिन ये जो है बी का व्याख्या नहीं करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान रखिएगा, पंजाब का विभाजन कब हुआ? 1966 में, और बंबई प्रांत का 2 राज्य में कब बटा? 1960 में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या खाली स्थान छोड़ा गया है के कारण लद्दाख को छोटे तिब्बत भी कहते हैं। किसके कारण छोटे? एक ध्यान रखिए, तिब्बत में कौन सा भाषा के लोग ज्यादा रहते थे? बताइए आप लोग। बौद्ध धर्म। ध्यान रखिएगा, बौद्ध लोग रहते थे। ठीक है, यहां जोड़िए। अब यहां तो ऐसा ऑप्शन दिया है भौगोलिक समीप के वास्ते, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। धार्मिक समानता, लद्दाख को छोटा तिब्बत इसलिए कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के लोग यहां रहते थे, तो धार्मिक समानता, धर्म हो गया। समान भोजन, ये भी सही हो जाएगा। और भाषाई समानता, ये भी आपका सही है। मतलब बी सी डी, इसमें देखिए बी सी डी किसमें सही है? तो बी सी डी आपका बी नंबर में सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखिए, लद्दाख को छोटा तिब्बत इसलिए कहा जाता है, भाषाई समानता, तिब्बत की भाषा और लद्दाख की भाषा एक थी। धार्मिक समानता, समान भोजन, एक तरह के भोजन करते थे, इसलिए इसको छोटा तिब्बत कहा जाता था। ये तीनों समान थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? क्या क्वेश्चन है? ध्यान से फिर से एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? तो केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, इसलिए। व्यक्ति प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, इसलिए। यह सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम है, इसलिए। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये 3rd नंबर का, बोलिए आप लोग। जैसे 7वीं शताब्दी में लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे, तो जागरूक होने लगे तो क्या केवल मानव जाति के जीवन के अनंत चक्रों से गुजरता है? ये तो कोई बात ही नहीं बन रहा है, इसलिए तो ये होगा नहीं। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, चलिए सही है, जन्म के समय समान होते हैं, लेकिन उस समय ये बात उठी नहीं उठी। ये हमारा कब उठा? ये बहुत बाद में, जब यूएनओ ने उसको परिभाषित किया और बोला नहीं, सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं। ये 7वीं शताब्दी में नहीं आया है। कब आया है? तो
18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में। ठीक है। नेक्स्ट, सभी व्यक्ति प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। ये तो धार्मिक आंदोलन का बात करता है, ये भी नहीं होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम है। हाँ, ये आपका आंसर सही होगा। इसलिए होगा कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम है। ये बात पर आवाज उठने लगा कब? 7वीं शताब्दी में। कब? 7वीं शताब्दी में। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाई रखती है? हम ये बार बार क्वेश्चन आप लोग को बताएं, जिस समय पढ़ा रहे थे ना, क्लास ले रहे थे हम वायुमंडल का संरचना और संगठन में, करीब 50 बार इस वर्ड को हम बोले हैं कि वायु पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण बना हुआ है वायुमंडल का, वो किस कारण से बना हुआ है? तो यह है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसका आंसर यही सही होगा। क्या होगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का एक पतली परत बना हुआ रहता है। नेक्स्ट देखिए, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों एक भय सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। ये आपका कथन है। कारण में क्या बोल रहा है? उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। देखिए, शाहजहां के शासन काल को वास्तुकला का क्या बोला जाता है? वास्तुकला का स्वर्ण काल। उसके बाद ध्यान रखिएगा, वास्तुकला का स्वर्ण काल बोला जाता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, चित्रकार सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में थे? तो जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारों का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे गुप्त शासन के शासनकाल में हिंदुओं का स्वर्ण काल बोला जाता है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि शाहजहां के शासनकाल में बहुत सारे अच्छे अच्छे इमारत बने, जैसे ताजमहल। आप लोग तो जान ही रहे होंगे ताजमहल के बारे में, जिनके द्वारा बनाया गया है, शाहजहां के शासनकाल के द्वारा शासनकाल में बना है। इसलिए ये देखिए, ये तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा, उसके शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में चलते रहा, इसलिए ये भी सही है। उसके शासनकाल में आगरा और दिल्ली में शाहजहां का बनाया हुआ लाल किला, आप लोग जान रहे हैं, आगरा में ताजमहल और बहुत सारा इमारतें बनवाए हैं उन्होंने, इसलिए ये भी सही है। आप देखिए, ये और दोनों जो आर है वो आपका इसका व्याख्या कर रहा है ये का या नहीं? तो ध्यान रखिएगा, व्याख्या कर रहा। तो इसका मतलब उसके, देखिए फिर से पढ़ लीजिए, आपको उसके शासन काल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला का विभिन्न तत्वों भय सुसंगत संश्लेषण में लाए गए हैं। तो इसका क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। जब आपका ये आर जो है ये का व्याख्या कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये। मतलब ए आर दोनों सही है और ये आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट देखिए, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। बताइए हमारा सौर परिवार में कौन कौन आ जाएगा, सूर्य, सूर्य के साथ ग्रह जो हमारा पृथ्वी भी है, ग्रह, उसके बाद ग्रह के बाद क्या होगा, उपग्रह, उपग्रह के बाद क्या आ जाएगा, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उसके बाद उल्का पिंड, क्या आ जाएगा, उल्का पिंड, उल्का पिंड। अब देखिए सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड किसमें है, तो सी नंबर में सब है ना। तो यह हमारा सौर परिवार कौन का किस खगोलीय पिंड से बना है, तो सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के द्वारा। ये आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी। कौन सा सही हो जाएगा, सी। देखिए एक हम लोग जो टीचिंग एकेडमी के द्वारा चालू किया गया है, एंड जितने भी क्वेश्चन हम लोग ला रहे हैं ये तो खैर पूछा हुआ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और आप लोग जो प्रीवियस ईयर्स में 2024 में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी का क्वेश्चन हूबहू है ये। आप लोग एक बार इसको देखिए और देखने के बाद आप लोग का दिमाग में बैठ जाएगा, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री का। जेम्स मिल ने 1817 में एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। चलिए सही है, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 3 वॉल्यूम्स प्रकाशित किया, सही है। चलिए जो इतिहास के होंगे एकदम तुरंत बता दूंगे, हाँ 1817 में ही प्रकाशित हुआ था ये बुक जेम्स मिल के द्वारा। अब बताइए इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा, नहीं। बताइए आप लोग, प्राचीन, मध्य, आधुनिक में बांटा है, तो नहीं। इन्होंने क्या बांटा है, हिंदू काल, मुस्लिम, मुस्लिम और अंग्रेज। मतलब हिंदू काल, मुस्लिम काल और अंग्रेज काल के रूप में बांटा है। ये हमेशा अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर जो नहीं पढ़े रहिएगा ना तो तुरंत मार देगा नहीं ये भी सही है, लेकिन जो एक बार पढ़े रहे हैं, जेम्स मिल के बारे में जान रहे हैं, उसका तुरंत दिमाग में आएगा कि नहीं ये आपका ये गलत है। इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, देखिए ए और बी दोनों सही है, नहीं दोनों सही नहीं है, ये तथा बी गलत। ये क्या लिखा है, ये तथा बी गलत है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, दोनों फॉल्स, नहीं एक तो सही है। ये इज ट्रू मतलब ये सही है किंतु बी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 7 का क्या आंसर हो जाएगा, सी। 7 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। हो रहा है भाई, अभी तो हो रहा है, पहले तो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हो रहा है। बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों में रेल का निर्माण हो रहा है, ये मानना पड़ेगा आप लोग को। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। क्या कारण है वो चयन कीजिए आप लोग। तो कारण है पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है, गलत। पहाड़ में रेल निर्माण का काम आसान होता ही नहीं है, ध्यान रखिए, पहाड़ में रेल निर्माण का काम आसान नहीं होता है। पहाड़ महाक्षयित है, तो ये गलत है। पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं, ये भी गलत है।
इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। हाँ, ये सही है आपका। अभी पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्गों के निर्माण करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, ये ध्यान रखिए। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़, कितने, 1 करोड़ लोगों को मार डाला। सही बात है, ये आप लोग दे जानिए ना 1770 का, जिसमें अंग्रेज का शुरुआती दौर था, उसी समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा जो लाखों लोग की मृत्यु हो गई थी। ये सही है। अगर आप लोग बुक पढ़े हैं तो आप लोग का क्वेश्चन सही होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आप लोग पढ़िए। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ में अगर कोई एमसीक्यू करा रहे हैं तो एमसीक्यू जरूर देखिए, क्योंकि एमसीक्यू से बहुत चीज आप लोग का क्वेश्चन निकल करके सामने आता है। ये आपका सही हो जाएगा। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। मतलब ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही है। ए भी सही, ए भी सही। अब दोनों सही है तो क्या आंसर लिखा हुआ है बताइए। ये तथा बी दोनों सही है, दोनों गलत है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। अब बताइए आप लोग कौन हो जाएगा आंसर, बताइए। दोनों सही है तो आंसर हो जाएगा ये, बोथ, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। एकदम साफ साफ क्वेश्चन है। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, बताइए शंकुधारी वन कहां उगता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या शीत कटिबंधीय क्षेत्र में या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन को। ये मतलब आपका गलत है। यहां बात कर रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र है तो गंगा ब्रह्मपुत्र बताइए। उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण कहां पे आता है? कमेंट कीजिए तुरंत आप लोग। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसून है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। अब बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होना चाहिए? गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन कौन सा सही कथन का व्याख्या कर रहा है? 10 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका हम लोग भारत का स्थिति जान रहे हैं। ये क्षेत्र उष्ण पड़ता है और ये शीतोष्ण पड़ता है, और इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? उपोष्ण। क्या बोलते हैं? उपोष्ण। उपोष्ण का बताइए मतलब क्या होता है? उष्ण और शीतोष्ण अगर दोनों को मिला देंगे तो उपोष्ण का स्थिति तो बनता ही है। और भारत में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने का एक तीसरा भी कारण है, आप लोग को एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि हिमालय जो क्षेत्र है ना, हमारा भारत को शीत से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं को क्या करती है? रोक देती है। और हमारा क्षेत्र क्या बना हुआ रहता है? उष्ण बना हुआ रहता है और उपोष्ण बना हुआ रहता है। अगर यही हिमालय नहीं होता तो क्या होता है कि साइबेरिया की हवा भारत के अंदर तक घुस जाती और शीत मतलब अत्यधिक ठंड का हम लोग महसूस करते।
ये आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर बी। या बेसिन उपोष्ण में स्थित है। कहाँ स्थित है? उपोष्ण में स्थित है। नेक्स्ट पढ़िए, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई है? अब एकदम पूरा सबसे सटीक क्वेश्चन आया अभी तक में, और जो ऑनलाइनर में है, जो आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि इसका क्या होगा। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई है? किसके द्वारा लिखा गया? बोलिए आप लोग। तो ये ताराबाई सिंधे। क्या? ताराबाई सिंधे के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिए, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी कब कहां पूछा है? तो सीटेट में। सीटेट में ध्यान रखिएगा, कहां पूछा है? सीटेट में। गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। तो गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? तो ये तो आप लोग हमेशा पढ़े होंगे कि भारत में तो सर्वप्रथम साक्ष्य नहीं मिला है, जो अभी भारतीय उपमहाद्वीप में मिला है, अर्थात पाकिस्तान में मिला है। तुरंत दिमाग में जाएगा। जब हम लोग शुरुआती दौर अगर हिस्ट्री का पढ़ते हैं तो ये मानव का साक्ष्य, मतलब भारतीय मानव का वर्तमान मतलब जो अभी मानव है, सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुई? कोई बोलता है तिब्बत, कोई बोलता है अफ्रीका, तो कोई यूरेशिया प्रदेश, ये या फिर जितने भी प्रकार के पौधे हो गए या फिर भोजन हो गया, सबका कहीं ना कहीं उत्पत्ति तो साक्ष्य मिलता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में बताइए कोई पर्वत दिख रहा है? गारो हिल्स, मालाबार हिल्स, सुलेमान किर्थर हिल्स और नीलगिरी हिल्स। ये तो हमारा भारत में है, भारत में है, नीलगिरी भी भारत में है, ठीक है। और इसका सुलेमान और किर्थर पर्वत श्रेणी कहाँ है? पाकिस्तान में। अगर नहीं कोई ज्यादा डीप पढ़ी ले रहिएगा ना, तो तुरंत मार दीजिएगा, जैसे कि अभी हम चुटकी में। इसलिए आप लोग का हम बता रहे हैं, बुक के साथ जो हम लोग अभी कराते जा रहे हैं, जितना भी थ्योरी क्लास करवा रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी बेस है। एक बार आप लोग जरूर देखिए, और देखने से आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ सर, जो नोट्स हम लोग बनाए हैं ना, आप लोग हैं दिखाएंगे कभी मौका मिलेगा तो, कि एनसीईआरटी का सी टेट और जे टेट के लिए हूबहू एनसीईआरटी का नोट्स बनाए हैं, जो आपका झारखंड में कोई नहीं बनाया, वो कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, रूढ़िवाद धारणाएं लोगों को ऐसा काम करने से रोकती है जिनमें वो अच्छे हैं। सही बात है। जैसे जान रहे, रूढ़िवादी तरीका जो अच्छा काम करने को रोकता है। और एक पूर्वाग्रह, आप लोग सुने होंगे, पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग भी होते हैं, जो अच्छा हम लोग अभी देखिए, जो अपर कास्ट के लोग हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, नाम नहीं ले सकते हैं, और एक निम्न जाति के लोग होते हैं जो शेड्यूल कास्ट होते हैं। अभी शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ये भावना दिमाग में, अपर कास्ट वाले व्यक्ति के भावना में, दिमाग में बैठ जाता है, पूर्वाग्रह से चलते आ रहा है कि नहीं। एक साउथ का एक मूवी है, आप लोग जरूर देखिएगा, नाम दिमाग में नहीं मेरा आ रहा है। उसमें दिखाया है वहाँ के वो जनजातीय लोगों को कि किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है पुलिस के द्वारा या उसके द्वारा, क्योंकि उसको जबरदस्ती चोरी कोई और किया रहता है, और उसको जबरदस्ती कौबला देता है कि आप चोरी किए हुए हैं, और जुर्म में उसको मार दिया जाता है। तो इसलिए अभी भी ऐसे लोग, पूर्वाग्रह के लोग मिलेंगे, या फिर अभी क्या बोल सकते हैं, जो रूढ़िवादी अवधारणा जो बन चुका है, उसे लोग अच्छे काम करने से रोकता है। जैसे कि मान लीजिए शादी ब्याह हो गया, या फिर
मृत्यु भोज हो गया। मृत्यु रूढ़िवादी है, ठीक है। अब जो गरीब आदमी है और उनको मृत्यु भोज में खर्चा करना ही है, जो गलत है, और लगभग पैसा नहीं है तो क्या करता है, जमीन बेचना पड़ता है उसको, क्या करना, या किसी को कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो वो रूढ़िवादी तरीका है, उसमें हम ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहेंगे। जो चलते आ रहा है सदियों से, उसको अच्छा काम करना है, अभी बंद कर देगा तो अच्छा काम होगा, लेकिन उसमें लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगेंगे। क्या करेंगे, सवाल उठाने लगेंगे कि नहीं किया, लेकिन वो अच्छा काम है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला ये हो गया कथन, कारण में क्या बोल रहा है। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। इसका क्या होगा आंसर, आप लोग तुरंत अभी ऑप्शन बताए हैं, पूरा बताए हैं, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए तुरंत। देखिए, इसमें कथन और कारण दोनों पढ़ने से आप लोग का पता चलेगा। पहले कथन और कारण हम आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान देखिएगा। कथन और कारण में जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो एक बार कारण से जरूर पढ़िएगा, तो इसका व्याख्या करता है कि नहीं आपको मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा। कथन में और कारण से, यहां से पढ़िए कारण से पहले। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती है, सही बात है, तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। इसलिए, क्योंकि, इससे जोड़िएगा, इसलिए रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसा काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छा है। इसलिए तथा क्योंकि में जोड़ के देखिएगा तो आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका व्याख्या कर रहा, इसलिए इसका मतलब आंसर नंबर ए हो जाएगा। कारण है ए और दोनों सही है, और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वायुमंडल की अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं। अब क्वेश्चन बिना देखे आप लोग बता सकते हैं। सबसे ज्यादा पाया जाता है तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। तो दोनों देखिए किसमें है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी अधिक नहीं है। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वेद समाज क्या है, कथन ए और बी में दिया हुआ है। 1864 में मतलब वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई, ठीक है, हुई, ये सही है, केशवानंद द्वारा किया गया था, केशवानंद सही है। कब हुआ था, 1864 में हुआ था। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, नहीं, ये मेरा ऑप्शन गलत है। पढ़े रहिएगा तो तुरंत मारिएगा कि नहीं, ये नहीं होगा। वेद समाज जो है ना, वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था, सीधा। अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पिंटू सर पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, थोड़ा आप लोग बताइएगा कमेंट करके, हम तो क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप लोग का जो ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं वो हूबहू क्वेश्चन मिल रहा है, हम आप लोग को दिखा दिए। और ये शायद पिंटू सर बता चुके होंगे, और वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, नेट जीआरएफ क्वालिफाइड टीचर हैं, इसमें कोई आप लोग का दो मत नहीं है। लेकिन ये आपका वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई है, तो हाँ, वेद समाज आर्य समाज नहीं, ब्रह्म समाज से प्रेरित है, ठीक है। इसलिए ये सही होगा और बी गलत हो जाएगा। ये सही किंतु बी गलत, इन सर इसका सी हो जाएगा, 15 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, 1929 में
बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इसी को बोलते हैं शारदा एक्ट। हमेशा पूछता है शारदा एक्ट कब आया, इसी को पूछता है, ध्यान रखिएगा। 1929 में जो बाल विवाह किससे संबंधित है? शारदा एक्ट तो बाल विवाह से, बाल विवाह से। अब ध्यान रखिएगा, इसमें क्या रखा गया था? तो पुरुष के लिए 18 वर्ष और महिला के लिए 16 वर्ष। ये अगर ऑप्शन है कहीं तो वही सही होगा। है कहीं 20 वर्ष और तथा 18 वर्ष, 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, आंसर बी हो जाएगा इसका। कोई मतलब ही नहीं बनता है, समझे? इसलिए पढ़ के तो देखिए आप लोग, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोगों ने, खास करके आप लोग नहीं जानते होंगे जो हमारे बारे में, हम क्या बोल सकते हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो और इकोनॉमिक्स हो, मतलब एनसीईआरटी करीब लगभग 6 से 7 बार सबका पढ़ चुके हैं। उसके बाद बड़ा बुक तो बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए सब क्वेश्चन और कोई भी जेपीएससी हो, कितना हर बार, जितना बार आज तक पीटी लिखे उतना बार पीटी पास हुए हैं, मेंस भी पास हुए एक बार, लेकिन क्या बोल सकते हैं, आप लोग जान ही रहे थोड़ा सा झारखंड का स्थिति। जेपीएससी पीजीटी का तो स्थिति आप लोग किसी से छुपा नहीं है। हेमंत सोरेन बोलते हैं कि यही फील्ड में हम सीजीएल का ज्वाइनिंग देंगे। जो बच्चा बच्चा जान रहा है कि सीजीएल में क्या हुआ है और झारखंड का क्या स्थिति है, शिक्षा व्यवस्था में कितना गर्त में लेके जा रहा है सरकार, तो आप लोग जान ही रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और बांग्लादेश पटसन मतलब जूट जिसको बोलते हैं के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथन क्या चयन कीजिए। पटसन को वृद्धि, ध्यान रखिएगा, प्रदान। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। चलिए एकदम 100% को सही, आपका सही है। पटसन के उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए? वर्षा चाहिए, तापमान चाहिए और उर्वरक मिट्टी चाहिए, सारा चीज चाहिए। वर्षा भारी मात्रा में चाहिए, तापमान वृद्धि के लिए और भारी मात्रा में चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। हाँ, विकसित तो होता है जलोढ़ मृदा में, लेकिन इसका आंसर ये है या नहीं, ये आप लोग का तय करना है। थोड़ा सा समय दीजिए, ये ठीक है, अभी इसको रखिए। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। हाँ देखिए आ गया ना, पटसन की वृद्धि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होगी, अर्थात इसका आंसर बी हो जाएगा। जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित तो होता ही है, लेकिन उसको पटसन की वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 17 का? बी। नेक्स्ट देखिए, पतियों को पवन, देखिए पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? तो आप लोग जाने पवन हमेशा कैसे चलती है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अर्थात उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। कैसे चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। हमेशा पवन, वायु जो है ना, पवन जो बोलते हैं, जब क्षैतिज गति से प्रवाह करता है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलता है। अर्थात हम लोग
जिस समय पढ़ रहे थे वायुमंडल, उस समय आप लोग को हम बता चुके हैं वायुमंडल में पवन कैसे चलती है, अर्थात भारत में मानसून कैसे आता है, भारत में निम्न दाब की स्थिति कब बनती है, जब तापमान उच्च रहता है। जब तापमान उच्च रहेगा तो हवा क्या होगा, उड़ जाएगा, वहां निम्न दाब की स्थिति बन जाएगा। और जहां तापमान कम रहेगा तो उच्च दाब का स्थिति बना हुआ रहेगा, तो हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसका आंसर क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। आंसर दिया हुआ कहीं, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। तो इसका ये पहले में आंसर मिल गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जब इतना बढ़िया से अगर कोई पढ़ा हुआ रहेगा ना व्यक्ति, तो आगे ऑप्शन पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आप लोग का। नहीं पढ़े हम, शुरू मिल गया, मार दिए, मराया ना। इसलिए आप लोग सिर्फ पढ़िए। और जो हम आप लोग का पिछला एनसीईआरटी का कुछ एमसीक्यू कराए हैं, एक बार जरूर देखिए आप लोग, उसमें सारा एनसीईआरटी का एमसीक्यू है। उसके बाद पूछा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं। उसके पहले हम करवाए हैं आप लोग का और जेटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन, और सीटेट में, वो भी देख लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग का मॉक करना बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, क्योंकि देखिए 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं हम लोग उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। अब उष्ण कटिबंधीय अगर इसको बोलते हैं, तो यहां सूर्य जो है हमेशा क्या होता है, लंबवत चमकता है इस जगह पे। अब जब लंबवत चमकेगा तो तापमान अधिक न रहेगा। जब सूर्य लंबवत चमकेगा तो तापमान अधिक रहेगा, और तापमान अधिक रहेगा इसलिए ज्यादा ऊष्मा प्राप्त करेगा, ऊष्मा अधिक प्राप्त करेगा। क्या करेगा, ऊष्मा अधिक प्राप्त करेगा। अब इसमें क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़िए एक बार, उसके बाद तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि यह स्थलरुद्ध है, गलत। यह महासागरों से घिरी है, गलत। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, ये आपका सही हो जाएगा। या सूर्य की किरणें तिरछी होती है, नहीं तिरछी नहीं होती है, क्या होता है, लंबवत पड़ता है। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 19 का सी। क्या हो जाएगा, 19 का सी। हमेशा यहां जानते हैं ना, इस क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में दोपहर में, मतलब इस समय क्या होता है, एक बार वर्षा होना तय है कि तापमान ज्यादा रहता है, उष्मा ज्यादा पड़ता है यहाँ पे सूर्य की किरण, तो उससे क्या होता है, वाष्पीकरण जल का ज्यादा होता है, और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वर्षा तो होना तय रहेगा। इसलिए ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है। देखिए ये हमारा क्या है, ग्लोब, जिसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री, इसको क्या विषुवत रेखा, इसको क्या बोलते हैं अक्षांश रेखा। जो अक्षांश और देशांतर पढ़ते हैं, जान रहे हैं ना, अक्षांश किसे कहते हैं, विषुवत रेखा के कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा है ये, इसकी कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। और इसको मिल कोणीय दूरी हुआ ना विषुवत रेखा,
और इसको मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। यही तो इसका डिफिनेशन है। और ये हो गया आपका देशांतर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़िए। एक गलों पर खींची गई रेखाओं का अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? तो ये उद्देश्य क्या है? कोई भी हम लोग बोलते हैं कि भारत का स्थिति कहां पे है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में है ना। हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री, तो क्या मेरा स्थान को ढूंढता है कि नहीं ढूंढता? ढूंढ दिया यहाँ पे 8 डिग्री। और अगर देशांतर पूछा जाएगा तो देशांतर आप लोग बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा भारत का देशांतर। तो ये ग्लोब का डिजाइन बनाने के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, जी हाँ, ये पृथ्वी के स्थानों को ढूंढने के लिए इसका ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचा जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। ये ध्यान रखिए। तो क्या हम लोग का पृथ्वी के स्थानों को ढूंढने के लिए बोलेगा यार इस स्थान डिग्री का जगह कौन सा देश है, तो कौन है? इंडिया। तुरंत एक बार में अक्षांश बोलेगा मार दीजिएगा, देशांतर बोलेगा तुरंत बता दीजिएगा। नेक्स्ट आइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी मेरा अपना सब्जेक्ट है, लेकिन हमको पढ़ने और पढ़ाने में बहुत अच्छा आता है हिस्ट्री, बहुत अच्छा, क्या कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ये देखिए, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। सही बात है, एकदम 100% सही होगा। और यहाँ क्वेश्चन देखिए, इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, हम ध्यान छोड़ दिए थे। कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है, तो ये हमारा क्वेश्चन सही है। दूसरा है, 1928 में दिल्ली के फिरोजा कोटला में इसकी स्थापना हुई। अब बताइए, 1928 में तो स्थापना हुई है, अब बताइए फिरोजा कोटला में हुई है या कहाँ हुई है? आप लोग कमेंट करके बताइए एक बार। बताइए। फिर दिया क्वेश्चन, 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। अब देखिए, यहां बोल रहा है दिल्ली के फिरोजा कोटला, यहां बोल रहा है पंजाब के अमृतसर, तो ये दोनों में तो एक गलत होना तय है। क्वेश्चन को छाटना सुनिए। फिर है, HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस ऑफिसर की हत्या की थी। हाँ, तो यही सब ने उस पर बम पटका था, सैंडर्स की हत्या किया था। ऐसा भगत सिंह के लोग ही थे, यही सब के साथ ही सब थे। तो ये सही है, अर्थात ये भी सही है। अब ये दोनों में कंफ्यूजन है, तो इसका मतलब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों में तो एक गलत होगा, तो जो गलत है उसका आंसर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका जो है ये 3 सही है। कौन कौन? इस भगत सिंह और उसके क्रांतिकारी लोग स्थापना किया था, ये भी सही है। फिरोजा कोटला में हुआ था, ये भी सही है। और पंजाब में नहीं हुआ था, ये गलत है, अर्थात ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट देखिए, राजस्व वसूली व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत
हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। सही बात है, हॉल्ट मैकेंजी ने ही किया था ये महालवाड़ी व्यवस्था। और महालवाड़ी व्यवस्था क्या था जान रहे हैं? इसमें क्या था कि एक गांव को ही दिया जाता था, वहां पे जो प्रधान होता था ना उसी को राजस्व वसूलने के लिए। वसूलने के लिए जैसे रैयतवाड़ी में रैयत लोग खुद देते थे, और जमींदारी व्यवस्था में जमींदार लोग वसूलता था। तो महलवाड़ी व्यवस्था में कौन वसूलता था राजस्व को? तो जो ग्राम प्रधान होता था वो वसूल को देता था। मतलब एक पूरा गांव को बोला भैया आप लोग महलवाड़ी ऐसा कीजिए, आप लोग पर जुर्म होता है ना, तो आप लोग ग्राम में गांव में एक प्रधान को चुनते हैं ना, बोला हाँ चुनते हैं, तो वही आदमी को आप लोग राजस्व दीजिएगा। मतलब महलवाड़ी व्यवस्था बना दिया। ठीक है, अब ये कथन, ये मतलब महलवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, ये सही है। अब इसका क्या है? राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। मतलब ये हम देखिए बताएं वो सही है, यही आंसर इसका, ये भी सही है। अर्थात ये और आर दोनों सही है। मतलब इसका नीचे से पढ़िएगा तो इसका व्याख्या भी कर रहा है। क्या कर रहा है? व्याख्या। इसका व्याख्या कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्ध के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? सतत पोषणीय मतलब समझ रहे हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे भी हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारत बहुत सारा प्लान बना रहा है, जैसे पानी को कम यूज कीजिए और पानी को फिर नवीकरणीय कीजिए, जंगल को कम काटिए, जंगल जहाँ काटते हैं लकड़ी को वहाँ जंगल को लगा दीजिए, उसके बाद जो हमारे खनिज संसाधन है उसको आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के भी रखिए। ये हो गया हमारा सतत पोषणीय विकास। जैसे ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं हम लोग, कोयला खपत कर रहे हैं, पेट्रोलियम खत्म कर रहे हैं, ये सतत पोषणीय विकास नहीं है। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ खनिज पदार्थ को भी रख दिया जाए और पर्यावरण को भी संतुलन रखा जाए। ये हमारा हो गया सतत पोषणीय विकास। अर्थात देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन बोलता है, क्या बोलता है? ये संसाधनों की खपत को घटाना, सही है। संसाधनों खपत को, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करना, भैया ये कैसे हो सकता है? संसाधनों के उपयोग में वृद्धि नहीं कर, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करेंगे तो सतत पोषणीय विकास थोड़ी होगा, नहीं होगा। मतलब वैज्ञानिक तरीका से यूज कीजिए ठीक है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम बचा करके चलेंगे। वृद्धि करना, संसाधनों को पुनः चक्रण, ये भी सही होगा। वस्तुओं का पुनः उपयोग, ये भी सही होगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। अब ए सी डी किसमें है बताइए? ए सी डी मतलब ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए। देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। पेरियापुरम एक तमिल कीर्ति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? बहुत अच्छा है ये। शैव धर्म के लिए एक बुक था, शैव धर्म अनुयायियों के लिए, शैव धर्म अनुयायियों के बुक था ये, शैव धर्म, जिसका नाम है पेरियापुरम। ठीक है, ये तमिल कीर्ति है। कैसी कीर्ति है? तो तमिल कीर्ति है। हमें ऐसा पूछता है पेरियापुरम, उदलोकुट्टन, तमिल कीर्ति है। ठीक है, तमिल कीर्ति है। इसके बारे में तो इसमें राजा रानी का जानकारी नहीं देता, आम जनता अर्थात कहीं देखा हुआ साधारण पुरुष एवं साधारण महिला, तो आम लोगों के लिए जानकारी देता है। कोई उसमें राजा महाराजा के बारे में जानकारी नहीं देता है, कुछ नहीं दे, सिपाही सैन्य का भी जानकारी नहीं देता है, ये आम जनता।
तो साधारण पुरुष और साधारण महिलाओं के बारे में बताता है पेरियापुरम में। नेक्स्ट देखिए, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ की संसाधन बनाती है? तो कोई भी वस्तु संसाधन कब बनेगा? कोई भी वस्तु, जैसे ये मेरा पेन है, अब पेन जब है तो संसाधन कैसे बना? जब हमको उसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उपयोग या प्रयोजन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सबको, मतलब यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी, उसका उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर बी सीधा। कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु, चीज, सामान, जो संसाधन कब बनेगा? जब उसका हम यूज करेंगे। जब पानी है, यूज कर रहे हैं, संसाधन बन गया। जैसे पत्थर है, यूज नहीं करते हैं तो संसाधन नहीं, अगर यूज करते हैं तो संसाधन बन गया। सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, पेरी को विश्व का धन्यगार भी कहते हैं। बहुत अच्छा, ये कहाँ है? तो यूएसए में है। ये कैसा है तो बताइए आप लोग, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? प्रेरी घास का मैदान, कमेंट जरूर कीजिएगा। पेरी को विश्व का धन्यगार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियां का चुनाव कीजिए। क्या परिस्थितियां हैं? कि इस क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में गेहूं उत्पादन होता है। तो ये परिस्थितियां, यहाँ के लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते। अगर प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करेंगे तो ज्यादा गेहूं उत्पादन होगा नहीं ना होगा, इसलिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। ये ऑप्शन है गलत है। तुरंत देखिए, तुरंत काटिए। ये लोग बहुत परिश्रमी हैं। जी हाँ, ये लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, तभी अगर मान लीजिए परिश्रम नहीं कीजिएगा तो उत्पादन होगा नहीं ना होगा। आप कितना उपजाऊ जमीन आपका बगल में रहता है, उत्पादन नहीं होगा। लेकिन अगर आप परिश्रमी हैं तो आप उत्पादन कर सकते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। कृषि की वैज्ञानिक विधियों या प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद, इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, नहीं, वर्षा के कमी अगर रहेगा तो कुछ उत्पादन नहीं होगा, इसलिए इसका बी और सी आंसर होगा। बी और सी कहां सही है? तो आंसर बी में हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट। 26 का क्या आंसर हो जाएगा देख लीजिए। इसलिए एकदम ध्यान से, एकदम एक एक करके आप लोग पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। और ये आप लोग का कहीं नहीं मिलेगा। जितना अच्छा ट्रेक कोई भी हो, हम आप लोग को हर चीज बताते चलेंगे। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतीक है। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतीक, जो पृथ्वी गोल है तो वास्तविक चीज गोल चीज होगा। तो गोल है कुछ, बताइए। मानचित्र नहीं, उपग्रह से प्राप्त चित्र नहीं, रग्बी गेंद नहीं, ग्लोब। ग्लोब जो है ना, वो हमारा वास्तविक निरूपक करता है, क्योंकि उसमें जब पृथ्वी झुका हुआ है 23.5 डिग्री, वो भी दिखाता है। ये वास्तविक निरूपक क्या हो जाएगा? ग्लोब हो जाएगा। 27 का आंसर डी। नेक्स्ट, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, उसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। सही बात है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जो है और उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत ही समृद्ध और विशिष्ट है। ध्यान रखिए, सही है। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। वही सब देखिए, जो एसटी लोग, शेड्यूल लोग हैं, उनका ही सब तो संपत्ति, जमीन, घास, जंगल, मैदान, वही सब उनका संपत्ति है। वो सब का पेड़ पौधे, मतलब जंगल में रहते हैं, तो वही लोग उनका संपत्ति है। ध्यान रखिए, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अब बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? दोनों तो सही है, व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है वो बताइए। जनजातियों की नीचे से पढ़िए, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पर
पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, करते हैं, क्योंकि जनजाति की सांस्कृतिक परंपराएं उस जिनमें उसकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका आंसर इसलिए ए आर, मतलब ए एंड बी, ए आर दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसके इसलिए आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है, उसे क्या, कैसे, मतलब कौन सा बीमारी का कहते हैं? वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलता है। जैसे आया था कोरोना, बोला नहीं उसका छुआ वाला पानी नहीं पीजिएगा, उसके समक्ष जाइएगा नहीं, न श्वास से वायरस फैल जाएगा, कोरोना हो जाएगा। तो कैसा बीमारी है? तो अनुवांशिक बीमारी नहीं भैया, ये अनुवांशिक तो है ही नहीं है। फिर संचरणीय बीमारी, हाँ संचरणीय बीमारी इसको बोल सकते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कौन कौन सा बीमारी जान रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया जो आप लोगों के लिए है। देखिए, दादा भाई नौरोजी जी, जिसको वर्ल्ड में हम लोग बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी जी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। नहीं भैया, ये तो बने ही बने हैं, ये 2-3 बार बने हैं, एक बार नहीं 2-3 बार अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के। ये गलत है सीधा। वह व्यवसायी और प्रचारक थे, सही है, वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे, हाँ ये भी लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे, हाँ ये भी सही है। अर्थात ये गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। किसमें लिखा है? ये फॉल्स बट आर इज राइट। आंसर इसका डी। इसलिए आज हम लोग एनसी, ये प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट में, वो हम 2024 का 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगला दिन हम आपका 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लीजिएगा ना 4-5 साल का, तो आप लोग तो फिर वल्ले वल्ले। क्वेश्चन यही सब रिपीट करता है, मतलब समझिए कोई भी एग्जाम में 40% क्वेश्चन जो है ना रिपीट करता ही करता है। बाकी 10% तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो आप ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो बहुत टफ रहेगा, और जो फिर 50% बच गया वो आपका नया क्वेश्चन देगा। यही सब नियम ही है। तो इसलिए आप लोग पढ़िए, और सीटेट हो, जेटेट हो, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग टीचिंग एकेडमी के साथ जुड़िए। चलिए, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।